हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टू द पॉइंट के एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के सेशंस में। हमने एक चैप्टर पहले ही ख़त्म किया हुआ है। अब जाकर उस चैप्टर को पढ़े ताकि हमारे बेसिक्स जो है एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के वो सही तौर पर आपको समझ में आ जाए। हमने पिछले चैप्टर में देखा कि हिस्टोरियंस वो 4 कौन से तरीके इस्तेमाल करते हैं जिनकी वजह से हमें हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। हमने 4 ग्रेट सिविलाइजेशंस के बारे में बात किया था। पहले हमने मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के बात किया था जो कि यूफ्रेटिस और टिग्रिस रिवर के आसपास था। हमने चाइनीज सिविलाइजेशन के बारे में बात किया जो कि यांगस्टे और येलो रिवर के आसपास था। हमने इजिप्शियन सिविलाइजेशन के बारे में बात किया जो कि रिवर नाइल के आसपास फ्लरिश किया करता था। आज हम चौथे और सबसे इम्पॉर्टेंट सिविलाइजेशन जो कि हिंदुस्तान से रिलेटेड है यानी कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट से रिलेटेड है, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में बात करते हैं। तो आइए चैप्टर शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ के इंडस वैली सिविलाइजेशन सिग्निफिकेंट क्यों है इंडिया और इंडिया के हिस्ट्री को लेकर, क्योंकि दरअसल ये इंडियन लेगेसी है जो मैनकाइंड को दिया गया है। इसमें कोई शक नहीं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड सिविलाइजेशंस ऑन प्लैनेट अर्थ टू हैव एग्जिस्ट। लेकिन कहीं ना कहीं इसकी ग्रेटनेस जो है इसके एग्रीकल्चर, इसके इकोनॉमी, इसके पॉलिटी और इसके सोसाइटी से रिलेटेड एस्पेक्ट से बनती है। तो आज हम इस चैप्टर में उन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो पहले आप एरिया देख सकते हैं, ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट का एरिया है पूरा। आप यहाँ पर इंडिया देख सकते हैं, यहाँ पर पाकिस्तान, आज का जो पाकिस्तान है वगैरह आप देख सकते हैं। ये हिमालयन माउंटेन्स है और इस एरिया में जो है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन चेरिश करता था। यानी कि वो ये एरिया था जो कि आप गुजरात देख सकते हैं, यहाँ पर पाकिस्तान होते होते कश्मीर तक के एरियाज, ये पूरे एरियाज पर जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन फ्लरिश किया करता था। आप टाइमलाइन भी देख सकते हैं, समवेयर अराउंड 2600 टू 1900 BCE में जो है यहाँ पर एक सिविलाइजेशन रहा करता था जिसे इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पन्स भी कहा जाता था। तो आइए इनके बारे में या फिर इंडियन लेगेसी के बारे में बात करते हैं। नोइंग IVC, तो आइए इंडस वैली सिविलाइजेशन को देखते हैं कि किस तरीके से इसकी डिस्कवरी हुई। हिस्ट्री ऑफ इंडिया बिगिंस विद द बर्थ ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन ऑल्सो नोन एज हड़प्पन सिविलाइजेशन। देखिए, दिस वाज द रीज़न वाई आई सेड के हिंदुस्तान के हिस्ट्री के लिए IVC बहुत ही सिग्निफिकेंट है, क्योंकि हिंदुस्तान का इतिहास जो है जहाँ से हमें पता चलता है कि इंडिया एग्जिस्ट, इंडियन सब कॉन्टिनेंट एग्जिस्ट, वो इंडस वैली सिविलाइजेशन से ही होता है। तो द बर्थ ऑफ इंडिया बिगिंस विद इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसे हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। Flourished around 2500 BC, the Indus Valley was home to largest of the 4 ancient urban civilizations. हमने जो 4 ancient civilizations के बारे में पिछले लेसन में बात किया उसमें से it was one of the largest urban civilizations. In 1924 AD, John Marshall, Director General of Archaeological Survey of India, announced the discovery of new civilization in Indus Valley to the world. यानी कि 1924 तक दुनिया को पता ही नहीं था कि one of the most sophisticated urban civilizations existed in Indian civilization, जो कि Indus Valley civilization है। तो वो जॉन मार्शल थे जो कि इस वक्त के आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल हुआ करते थे। आप पिक्चर देख सकते हैं, ये जॉन मार्शल की पिक्चर है। यही वो शख्स थे जिन्होंने दुनिया को अनाउंस किया कि इंडस वैली सिविलाइजेशन एग्जिस्टेड। इंपॉर्टेंट साइट्स डिस्कवर्ड, तो आइए वो कौन से इंपॉर्टेंट साइट्स है जो उस एक्सकवेशन में डिस्कवर्ड किए गए। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे अहम जो है वो हड़प्पा है। आप पिक्चर देख सकते हैं, दरअसल हड़प्पन ग्रेनरीज की पिक्चर है। आइए जानते हैं कि हड़प्पा की सिटी या फिर हड़प्पा का साइट किस लिए इंपॉर्टेंट था। इट वॉज एक्सकवेटेड बाई दयाराम साहानी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ पर्सपेक्टिव। 2 सिटीज़ या फिर 2 साइट्स के बारे में कई बार पूछा गया है। हड़प्पा वॉज डिस्कवर्ड बाई दयाराम साहानी, वेराज मोहनजोदारो वॉज डिस्कवर्ड बाई SD बनर्जी। अब आगे के स्लाइड में उनके बारे में बात करेंगे। तो दयाराम साहानी जी ने जो है वो हड़प्पा को एक्सकवेट किया था, उन्होंने इसे डिस्कवर किया था 1921 में। सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर रावी इन मोंटगोमरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब, पाकिस्तान, जो कि आज के पाकिस्तान का हिस्सा है, उस वक्त पंजाब प्रोविंस का हिस्सा हुआ करता था। ये रिवर रावी के पास फ्लरिश होता था। हमने पिछले चैप्टर में बात किया कि हर सिविलाइजेशन का लेना देना किसी ना किसी रिवर से ज़रूर होता है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन भी जो था वो इंडस रिवर या फिर जिसे हम सिंधु रिवर भी कहते हैं उसके आसपास था। और ये हड़प्पा जो है वो रिवर रावी जो कि इंडस रिवर का या फिर सिंध रिवर का एक ट्रिब्यूटरी है, उसी के पास ये फ्लरिश किया करता था।
सिग्निफिकेंट डिस्कवरीज आर सैंडस्टोन स्टैच्यूज ऑफ ह्यूमन अनाटॉमी, ग्रेनरीज एंड बुलक कार्ट्स। जो सिग्निफिकेंट डिस्कवरीज यहाँ पर मिले हैं वो सबसे पहला ह्यूमन अनाटॉमी उसी के ज़माने में किया गया था जो कि एक सैंडस्टोन स्टैच्यू में किया गया था। ग्रेनरीज जहाँ पर ग्रेन्स स्टोरेज किया करते थे, फूड ग्रेन्स। आप पिक्चर जो देख सकते हैं दरअसल हड़प्पा ग्रेनरीज की पिक्चर है। ये अलग अलग ग्रेनरीज हुआ करते थे जहाँ पर फूड ग्रेन स्टोर किया करते थे। और बुलक कार्ट्स वर ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट, क्योंकि इसी के सहारे जो है वो ग्रेन्स या फिर फूड स्टफ को ट्रांसपोर्ट किया जाता था। मोहनजोदारो वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट। तो आइए जानते हैं कि मोहनजोदारो साइट के बारे में क्या था या फिर क्या विशेष है। इट इज ऑल्सो नोन एज द माउंड ऑफ द डेड, क्योंकि यहाँ पर जो है एक सिमेट्री भी पाई गई थी। इट वॉज एक्सकेवेटेड बाई आर डी बनर्जी इन 1922। तो आर डी बनर्जी जी ने जो है इसका एक्सकवेशन किया था, इसे फाइंड आउट किया था 1922। सॉरी एंड आई स्टैंड करेक्टेड के मैंने पिछले स्लाइड में से एस डी बनर्जी कहा था, वो दरअसल आर डी बनर्जी जो थे उन्होंने एक्सकवेट किया था मोहनजोदारो को 1922 में। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स विद द प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव कि हड़प्पा जो है वो दयाराम साहनी जी ने और मोहनजोदारो जो है वो आर डी बनर्जी ने एक्सकवेट किया हुआ था। सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर इंडस इन लारखाना डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब। तो बिल्कुल ये भी जो है वो इसी सिंध नदी या फिर इंडस रिवर के आसपास ही फ्लरिश होता था। इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज इंक्लूड ग्रेट बाथ, जिसके बारे में आपने बचपन में पढ़ा होगा कि ग्रेट बाथ इज फाउंड इन मोहनजोदारो। ग्रेनरी दरअसल हड़प्पा में फेमस थी, लेकिन यहाँ पर भी ग्रेनरीज पाए गए हैं। ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल, ये भी वन ऑफ द मोस्ट फेमस है, आप आगे के स्लाइड्स में इसका पिक्चर देख सकते हैं। एंड द सील ऑफ पशुपति महादेवा, आप पिक्चर देख सकते हैं। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट, क्योंकि इसे प्रोटो शिवा भी कहा जाता है। यानी कि उस वक्त ज़्यादातर नेचर को वर्शिप किया जाता था, लेकिन एक मेल डाइटी भी हुआ करता था जिसे पशुपति कहा जाता था, पशुपति महादेव कहा जाता था। ये पूरे एनिमल से सराउंड हुआ करता था और एक योगिक पोस्चर में जो है वो बैठा हुआ था। दरअसल इसे फर्दर जो लेटर वैदिक एजेस में है, इसे शिव का जो है एक आइडेंटिटी दी जाती है। तो एज ऑफ नाउ यहाँ पर जो है इस सील को, यानी कि इस सील को जो डिस्कवर किया गया है, उससे एक बात पता चलती है कि मेल डाइटी को भी वर्शिप किया जाता था जिसे पशुपति महादेव कहा जाता था। द फेजेस ऑफ आईवीसी, आप देख सकते हैं पिक्चर, ये डांसिंग ब्रॉन्ज गर्ल की है, बहुत ही फेमस है, जो मोहनजोदारो में मिली हुई थी। तो हिस्टोरियंस जो है वो आईवीसी को अलग अलग फेजेस में बांटते हैं। तो आइए वो कौन से फेजेस है। देयर आर 3 फेजेस ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। द अर्ली हड़प्पन फेज फ्रॉम 3300 टू 2600 BC, द मेच्योर हड़प्पन फेज फ्रॉम 2600 टू 1900 BCE, एंड द लेट हड़प्पन फेज फ्रॉम 1900 टू 1300 BCE। दरअसल ये अर्ली, मैच्योर्ड और लेट हड़प्पन फेजेस उस एक्टिविटी को डिनोट करते हैं जिसके तहत यहाँ पर रहने वाले जो लोग थे उन्होंने अपने एक्टिविटीज़ को बढ़ाया। एग्रीकल्चर पहले ज़्यादातर नहीं हुआ करता था, पैस्टोरलिस्ट जो लोग हुआ करते थे उनकी मदद से जो है, या फिर कैटल रेयरिंग का इस्तेमाल बहुत किया जाता था। लेकिन जैसा जैसा वक्त चेंज होता गया, आयरन या फिर कॉपर की जो डिस्कवरी हुई, वहाँ पर से एक थोड़ा बहुत एक सेटल्ड आपको लाइफ देखने को मिलती है। और लेटर हड़प्पन फेज में है जो है कहीं ना कहीं आपको एक सोफिस्टिकेटेड अर्बन लाइफ, जहाँ पर ग्रिड सिस्टम, हम आगे के बारे में इसके बारे में बात करेंगे, टाउन प्लानिंग वगैरह देखने को मिलता है। तो इस तरीके से हिस्टोरियंस आईवीसी को जो है वो 3 फेजेस में डिवाइड करते हैं। टाउन प्लानिंग एंड स्ट्रक्चर्स, आइए इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाउन प्लानिंग और स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करते हैं। द हड़प्पन कल्चर वॉज डिस्टिंग्विश्ड बाई इट्स सिस्टम ऑफ टाउन प्लानिंग। जितने भी वो जो 4 सिग्निफिकेंट सिविलाइजेशंस के बारे में हमने बात की, इजिप्शियन वॉज वेरी वेल नोन फॉर टवरिंग एंड यूनिक मॉन्यूमेंट्स के, वो बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स बनाया करते थे। मेसोपोटामियंस की खासियत ये थी कि वहाँ पर फार्मिंग और एग्रीकल्चर बहुत ही अच्छा फ्लरिश किया जाता था। चाइनीज़ कल्चरल और ट्रेडिशन रिलेटेड था। लेकिन हड़प्पन सिविलाइजेशन की खासियत ये थी कि इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड अर्बन टाउनिंग प्लानिंग सेंटर्स, के यहाँ पर जो सेटल्ड लाइफ हुआ करती थी टाउन प्लानिंग की, इट वॉज फ्लॉलेस। एक बहुत ही एक एडवांस्ड सिस्टम वो इस्तेमाल करते थे। आइए इस टाउन प्लानिंग सिस्टम के बारे में जानते हैं। The cities were divided into 2 parts, the citadel, which was possibly occupied by members of ruling class, and lower town containing brick houses which were inhabited by the common people। तो ये अगर ये पूरा एक सिविलाइजेशन का हिस्सा है जहाँ पर सिविलाइजेशन के लोग रहते थे, तो वेस्ट साइड जो है एक अपर एरिया बनाया जाता था कि एक छोटे से एलिवेशन में एरिया होता था जिसे सिटाडेल भी कहा जाता था। यहाँ पर रूलिंग क्लास रहते थे, यहाँ पर इंपॉर्टेंट असेंबलीज वगैरह भी चलती थी। और जो बाकी के लोग, पेजेंट्स, वर्कर्स, लेबर्स वगैरह रहते थे, या फिर जो कॉमन लोग जो रहते थे, कॉमन फोक्स, वो इस लोअर टाउन में रहते थे।
जो कि इस सिटाडेल से नीचे हुआ करता था थोड़ा सा। तो कहीं ना कहीं क्लास ऑफ डिवीजन तो हम कह सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से आगे के स्टेजेस में जो अर्ली वैदिक या लेटर वैदिक सिस्टम में जिस तरीके से वर्ना सिस्टम में हमें देखने को मिलता है, उस तरीके के डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ करते थे। तो ये टाउन प्लानिंग हुआ करता था एक रॉयल और एक कॉमन लाइफ के बीच। The remarkable thing about the arrangement of the houses in the cities is that they followed a grid system। तो ये लोअर टाउन में और सिटाडेल में जो लोग रहते थे वो ग्रिड सिस्टम को फॉलो किया करते थे, यानी कि एक इवनली जो है ग्रिड सिस्टम में वो घर बनाया करते थे, क्योंकि ड्रेनेज के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, रोड स्ट्रीट्स वगैरह जो है वो ईजिली विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शन लोग उनका इस्तेमाल कर सकते थे। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल थिंग। द यूज़ ऑफ बर्न्ड ब्रिक्स इन हरप्पन सिटीज़ इज़ रिमार्केबल। जिस तरीके से हम आज के मॉडर्न ज़माने में ब्रिक्स को क्लिन में जो है वो बर्न करते हैं इससे पहले कि हम उसे कंस्ट्रक्शन में यूज़ करें, तो उसी तरीके से बर्न्ड ब्रिक्स का इस्तेमाल करते थे हरप्पन्स। हालांकि इजिप्ट जो कि वन ऑफ द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड था, वो उस वक्त ड्राई ब्रिक्स का इस्तेमाल करता था। तो बर्न्ड ब्रिक्स का इस्तेमाल करना इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट रिमार्केबल अचीवमेंट्स ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन। वेल फोर्टिफाइड सिटीज विद एडिक्वेट ड्रेनेज सिस्टम एग्जिस्टेड एट दैट टाइम। तो अच्छी तरीके से जो है वो ड्रेनेज सिस्टम उस वक्त एग्जिस्ट करता था, चाहे वो वाटर के लिए हो या सीवेज ट्रीटमेंट के लिए हो, तो एक बहुत ही एडिक्वेट ड्रेनेज सिस्टम उन्होंने बनाया हुआ था। एग्रीकल्चर, तो आइए एग्रीकल्चर के बारे में बात करते हैं कि उस वक्त किस तरीके से एग्रीकल्चर फ्लरिश किया करता था। Agriculture flourished as villages mostly situated near the flood plains produced sufficient food grains। देखिए, जैसा कि हमने पिछले चैप्टर और पिछले स्लाइड्स में बात किया कि 4 सिविलाइजेशंस जो थे वो अलग अलग रिवर्स के आसपास हुआ करते थे, तो जाहिर सी बात थी कि प्लेंटी ऑफ वाटर वाज अवेलेबल। तो प्लेंटी ऑफ वाटर जब अवेलेबल होता है तो एग्रीकल्चर भी फ्लरिश होता है। एग्रीकल्चर भले ही अप टू द पॉइंट ना हो, लेकिन उन्हें ये तो पता हुआ होगा कि एग्रीकल्चर से किस तरीके से जो है एग्रीकल्चर वो बेनिफिट कर सकता है ह्यूमंस को। तो वो सफिशिएंट फूड ग्रेन्स जो है वो प्रोड्यूस किया करते थे। एंड द सेम थिंग वाज हैपनिंग विद हरप्पन सिविलाइजेशन। Wheat, barley, rye, peas, sesame, lentils, chickpea and mustard were produced and Harappans were first to produce the cotton। तो देखिए, इतने जो है वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हरप्पन्स प्रोड्यूस करते थे, और कॉटन जो है वो हरप्पन्स वर फर्स्ट एक्चुअली टू प्रोड्यूस कॉटन। तो एग्रीकल्चर जो था वो बहुत ही अच्छा था इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पर। इकोनॉमी, तो आइए उसकी इकोनॉमी के बारे में बात करते हैं। ट्रेड वॉज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ हरप्पन लाइफ। बिल्कुल, आप कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसका सिस्टम कहीं ना कहीं एक मॉनिटरी टर्म से रिलेटेड होगा, चाहे ये मनी सर्कुलेशन में उस वक्त ना हो, लेकिन इंसानी नीड्स फुलफिल करने के लिए आपको कहीं ना कहीं एक्सचेंज की ज़रूरत पड़ती है। तो दिस इज़ वेयर द इकोनॉमी एंड ट्रेड टेक्स बर्थ। न्यूमरस सील्स, यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट्स एंड रेगुलेटेड वेट्स एंड मेजर्स हैव बीन एक्सकवेटेड। तो देखिए कितना सोफिस्टिकेटेड नहीं होगा कि रेगुलेटेड वेट्स और मेजर्स का सिस्टम भी यहाँ पर इन्होंने बनाया हुआ था कि 1/3, 1/6, 1/12 जैसे मेजरिंग सिस्टम्स उनके पास हुआ करते थे। वेट्स हुआ करते थे जिसके तहत वो प्रोड्यूसर्स एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को वेट किया करते थे। और कई सील्स जो है वो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में पाए गए थे विच बिलोंग टू इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो आप पिक्चर देख सकते हैं, दिस वॉज वन ऑफ द सील। बार्टर सिस्टम वॉज इन एग्जिस्टेंस। मनी जो था वो नहीं था ज़्यादातर, लेकिन बार्टर सिस्टम जो है वो इंटरनली रहता था। इंटरनल जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में जितने भी ट्रेड रिलेटेड, इकोनॉमी रिलेटेड ट्रांजैक्शंस होते थे, वहाँ पर बार्टर सिस्टम हुआ करता था, यानी कि आप एक प्रोड्यूस ले सकते हैं इन रिटर्न फॉर अनदर प्रोडक्ट। मनी नहीं हुआ था यहाँ पर। They also carried commerce with those in lands of Tigris and Euphrates। जिस तरीके से हमने देखा कि मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में भी इंडस वैली सिविलाइजेशन के रिलेटेड सील्स पाए गए हैं। Religion, one of the most significant and important aspects of that civilization, religion. Numerous terracotta figurines of women have been found which suggest that Harappans therefore looked upon the earth as fertility goddess and worshipped her in the same manner as the Egyptian goddess, the Nile goddess, Isis या फिर आइसिस जिसे हम कहते हैं। तो न्यूमरस बहुत से टेराकोटा फिगरेंस जो है, यानी कि एक आकार, वुमेन टाइप के आकार जो है वो कई आइडल्स बनाए गए थे। तो इसके तहत जो है हिस्टोरियंस ये कहते हैं कि धरती को जो है वो पूजते थे, एक गॉडेस की तरह देखते थे, फर्टिलिटी गॉडेस की तरह। ह्यूमंस जो उस वक्त हरप्पन सिविलाइजेशन में रहते थे, विच लिटरली हैज़ अ काउंटर पार्ट इन इजिप्ट, जो कि नाइल गॉडेस इसिस को वर्शिप करते थे, यानी कि नाइल जो कि उन्हें पानी देता था, उन्हें लाइफ नर्चर करने की मदद करता था, तो वो नाइल को जो है गॉडेस की तरह देखते थे। तो उसी तरीके से हरप्पन जो थे वो अर्थ को अपनी गॉडेस या फिर फर्टिलिटी गॉडेस की तरह वर्शिप किया करते थे।
Phallik worship was common as numerous symbols of phallus and female sex organs made of stones have been found, यानी कि इंसानी सेक्सुअल ऑर्गन्स की वर्शिप भी यहाँ से ही आपको शुरू होती है, जिसे फल्लिक वर्शिप भी कहते हैं। द पीपल ऑफ इंडस रीजियन ऑल्सो वर्शिप्ड ट्रीज एंड एनिमल्स। आपने पिछले स्लाइड्स में देखा कि पशुपति का जो सील था वहाँ पर आपको कई एनिमल्स मिलेंगे। तो ये एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंट है, जो कहता है कि नेचर वॉज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट। वो नेचर की बहुत इज्जत करते थे और नेचर को वर्शिप करते थे। पशुपति महादेवा वॉज चीफ मेल डाइटी एंड अपार्ट फ्रॉम दिस सेवरल एम्यूलेट्स हैव ऑल्सो बीन फाउंड इन लार्ज नंबर्स। एम्यूलेट्स यानी कि तावीज़ वगैरह मिले थे। तो दिस क्लियरली सेज दैट के इंडस वैली सिविलाइजेशन या हरप्पन पीपल जो थे वो रिलीजियस भी थे। डिक्लाइन ऑफ आईवीसी, तो इतना सिग्निफिकेंट एक सिविलाइजेशन जिन्होंने टाउन प्लानिंग, इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, रिलीजन में इतना एक्सेल किया, वो डिक्लाइन कैसे हो गए, तो आइए उनके बारे में जानते हैं। द आईवीसी डिक्लाइंड अराउंड 1800 BC, बट द एक्चुअल रीजंस बिहाइंड इट्स डिमाइस आर स्टिल डिबेटेड। 1800 BC आते आते जो है, जो 2600 BC से शुरू होता है, वो 1800 BC तक आते आते वो डिक्लाइन होता है। इसके स्पेसिफिक रीजंस हिस्टोरियंस नहीं बताते, लेकिन कई थीरीज जो है वो बनाए गए हैं। तो आइए उस थीरीज के बारे में पढ़ते हैं। One theory claims that Indo-European tribe, that is Aryans, invaded and conquered Indus Valley civilization। या आर्यंस यानी कि जो आज जो हिंदुइज्म को फॉलो करते हैं या सनातन धर्म को आज जो फॉलो करते हैं, वो अपनी एंसेस्ट्री आर्यंस को ट्रेस करते हैं। तो इंडो यूरोपियन ट्राइब जो था आर्यंस, उन्होंने इस लैंड को, इस फर्टाइल लैंड को, इंडस वैली सिविलाइजेशन के लैंड को उन्होंने इन्वेड किया था। ये एक थियोरी है जो हिस्टोरियंस ने बनाई हुई थी। ये कितनी सच है ये हमें पता नहीं है। ऑन द अदर हैंड मेनी स्कॉलर्स बिलीव नेचुरल फैक्टर्स आर रीजंस बिहाइंड द डिक्लाइन ऑफ आईवीसी। तो कई लोगों का कहना है कि इन्वेजन्स, वॉर्स और बैटल्स जो है वो एक कॉमन पार्ट हुआ करते थे, लेकिन किसी एक ट्राइब के बाकी के ट्राइब के पूरी तरीके से या फिर किसी दूसरे सिविलाइजेशन को पूरी तरीके से एरेस करना ये नामुमकिन है। तो समवेयर या फिर देर वुड हैव बीन अ रीजन ऑफ नेचुरल फैक्टर्स, यानी कि नेचर ने कहीं ना कहीं अपना गेम खेला होगा फॉर द डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। जैसे कि टेक्टोनिक डिस्टर्बेंसेस यानी कि अर्थक्वेक्स वगैरह आए हुए होंगे, जिसके तहत जो मास डिस्ट्रक्शन वहाँ पर हुआ होगा। चेंजेस इन पैटर्न ऑफ रेनफॉल, पैटर्न ऑफ रेनफॉल भी वहाँ पर बदला होगा कि एडिक्वेट रेनफॉल जो एक वक्त हुआ करता था वो अब नहीं होता था। ड्रामेटिक शिफ्ट्स इन रिवर कोर्सेस, रिवर्स का जो है वो कोर्स शिफ्ट होता है, इट इज़ बेसिक पार्ट ऑफ जियोग्राफी। तो इंडस सिविलाइजेशन की जो वो इंडस रिवर थी या फिर रावी, जो अलग अलग ट्रिब्यूटरीज थे, शायद उन्होंने अपना कोर्स शिफ्ट किया होगा। ड्रॉट एंड फ्लड्स, तो कहीं ना कहीं ड्रॉट और फ्लड्स ने भी इंडस वैली सिविलाइजेशन के डिक्लाइन को एक अंजाम दिया होगा। तो ये दो थियोरीज हैं जिनके बारे में हम जानते हैं। कई बार मेंस में भी ये पूछा गया है, तो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। आप देख सकते हैं दरअसल दीज आर द फ्यू ऑर्नामेंट्स काइंड ऑफ थिंग जो उस वक्त बनाए गए थे। आप चंद एम्यूलेट्स देख सकते हैं यहाँ पर, या फिर जो बीड्स वगैरह उन्होंने यहाँ पर बनाए हुए हैं आप देख सकते हैं। दिस स्पीक्स अबाउट द एक्सेलेंसी विच इंडस वैली सिविलाइजेशन पीपल हैड इन आर्टी क्राफ्ट्स। तो ये थी चंद बातें आपको जाननी थी इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, किस तरीके से वहाँ पर टाउन प्लानिंग, एग्रीकल्चर, इकोनॉमी और ट्रेड हुआ करता था, और किस तरीके से इंडस वैली सिविलाइजेशन ने अपना डिक्लाइन देखा। हम आगे के चैप्टर्स में ऋग्वेदा या फिर अर्ली वैदिक और लेटर वैदिक चैप्टर्स के बारे में बात करेंगे, और किस तरीके से हिंदुस्तानी इतिहास जो है वो अनफोल्ड करता है, हम उसके बारे में देखेंगे। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।